नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी को ऑल इन मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं एक लंबे अंतराल के बाद ओमकार चौधरी सर। ओमकार चौधरी सर एक सीनियर जर्नलिस्ट थे। आज उनका यूट्यूब चैनल ओसीएन नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है और सर को देश विदेश हर जगह लोग देखते हैं। सर की जो पकड़ है स्पेशली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर वो बहुत अच्छी है। सर, आपका ऑल इन मीडिया में स्वागत है। नमस्ते गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, अभी कल एक मीटिंग हुई है। वो बोलते हैं ना, लव मैरिज हुई है या हनीमून है, आई डोंट नो क्या क्या शब्द दूं इन्हें। जिसमें केसीआर, अखिलेश यादव, पिनराई और केजरीवाल, ये चार लोग मिले हैं। तैयारी हो रही है 2024 की। जी सर। देखिए, ये इनकी एक जनसभा थी। ये खम्मम में थी, जो हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर है। उससे पहले ये लोग एक मंदिर में भी गए, वहाँ इन्होंने मत्था टेका। ये नरसिम्हा मंदिर है, ये लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर है यदाद्री में। और इसके बारे में काफ़ी प्रचारित किया गया हाल में कि साहब 1200 करोड़ की लागत से इसका पुनर्निर्माण एक तरीके से किया गया है। और ये क्यों गए चारों पांचों आपके विजयन साहब, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव और आपके केसीआर जो होस्ट थे, केवल काउंटर करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व की पुरोधा है तो हम भी हिंदुत्व को मानने वाले हैं या हमारी उसमें पूरी आस्था है। बहरहाल वो तो ओकेशनली ये ही नहीं, विपक्ष के कई और दूसरे नेता भी इस तरह के कभी भगवा धारण करके, कभी ओम का दुपट्टा ओढ़ करके जगह जगह पर वो आरती पूजा ये सब करते हुए आपको दिख जाते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। अगर आपको वाकई हिंदुत्व में इतनी आस्था है तो उस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। पर अतीत में जो आपके कर्म कांड रहे हैं वो तो ये शो नहीं करते हैं कि आपकी आस्था हिंदुत्व में है। ये तो ओकेशनली जब चुनाव आते हैं तब आप इस तरह का मैसेज भारत की जनता को भेजने की कोशिश करते हैं कि साहब अकेले मोदी जी ही नहीं हैं, हम भी हैं। मतलब मोदी जी ने अगर केदारपुरी का रंग रूप बदल दिया है, उसकी सिक्योरिटी को लेकर के, यात्रा की सुगमता को लेकर के जिस तरह के काम किए हैं, या काशी विश्वनाथ मंदिर में जो कॉरिडोर बनाया है, उसकी जो महिमा इस समय हो रही है पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि नेपाल के प्रधानमंत्री जब सपत्नीक भारत की यात्रा पर आए थे तो वो वहाँ गए थे और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। इसी तरीके से उज्जैन में अगर आप महाकाल का पूरा परिसर देखें तो उसकी सूरत ही बदल गई है। इसी तरीके से सोमनाथ जाएंगे तो वहाँ भी यही हाल है। चीज़ें बदल रही हैं, चार धाम यात्रा सुगम की जा रही है, हाईवेज और तमाम चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। इधर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का जो निर्माण चल रहा है वो करीब करीब 60 से 65% काम उस पर पूरा हो गया है। और पिछले दिनों पूर्वोत्तर के दौरे के समय अमित शाह ने तो ऐलान कर दिया है कि जनवरी 2024 में वो दर्शनों के लिए उसके कपाट खुल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको परेशान करती हैं। इसलिए जब भी इनको अवसर मिलता है तो ये लोग ये शो करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा चल रही है आजकल भारत जोड़ने के नाम पर, तो जहाँ जहाँ उनको मौका मिल रहा है वो जा रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं, पांडवों की बात करने लगे, महाभारत की बात करने लगे। लेकिन कुछ मूर्खतापूर्ण बातें भी, क्योंकि जब अध कचरा ज्ञान होता है, जब आपने किसी चीज का अध्ययन नहीं किया हुआ होता है, किसी के द्वारा बताई गई बातें होती हैं, तो जब आप वो कैमरों पर उसके बारे में बखान करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये कहना कि साहब क्या पांडवों के साथ तब के अरबपति थे, उद्योगपति थे, या ये कहना कि साहब पांडवों ने क्या जीएसटी लगाई थी, गलत जीएसटी लगाई थी, या विमुद्रीकरण किया था क्या उन्होंने, तो ये इट शोज के मतलब आप कितने मूर्ख हैं कि आपको ये भी पता नहीं है कि महाभारत काल अब से 5000 साल पहले हुआ था। और 5000 साल पहले
कौन सी करेंसी थी, कौन सी मुद्रा थी, क्या तब रिजर्व बैंक था, तब भ्रष्टाचार था, तब नक्सलवाद था, आतंकवाद था, या फेक करेंसी थी? जिन सब कारणों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया था, या जीएसटी? पूरी दुनिया में अधिकांश देश जो विकसित हैं या विकासशील हैं, उन्होंने अपने यहाँ जीएसटी जैसे उपक्रम बहुत सालों पहले कर लिए, उसका फायदा भी उनको मिला है। हमारे यहाँ तो इनिशिएट भी यूपीए ने किया था जीएसटी का, इसको सिरे चढ़ाया मोदी सरकार ने, लेकिन उसको कभी गब्बर सिंह टैक्स बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी मतलब कोई हिसाब किताब है नहीं। लौटते हैं उसी सवाल पर जो आपने किया था कि ये जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं खम्मम में और रैली की है, तो कहा तो ये जा रहा है कि चूंकि केसीआर की जो पार्टी थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, वो भारत राष्ट्र समिति बन गई है, बीआरएस बन गई है, तो इस ओकेशन पर उन्होंने ये एक रैली की किसानों के नाम पर ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको अपना शक्ति प्रदर्शन का भी हक मिला हुआ है। इसके अलावा अगर आप अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं कुछ लोगों को बुला करके, तो उसमें भी कहीं कोई बुराई नहीं है, आप करिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि केरल से आप विजयन साहब को बुला रहे हैं, दिल्ली से केजरीवाल को बुला रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को बुला रहे हैं, पंजाब से भगवंत मान को बुला रहे हैं, और कहाँ बुला रहे हैं? तेलंगाना में। तेलंगाना में ये लगातार मुख्यमंत्री हैं, 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। पिछले 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो 17 में से केवल 9 सीटें ये जीत पाए थे। इनकी बेटी भी हार गई थी निजामाबाद से, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने करीब 71,000 वोटों के अंतर से हारी थी। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कांग्रेस का डिक्लाइन हो रहा है हर जगह से, और भारतीय जनता पार्टी का उभार हो रहा है। तो चाहे विजयन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान हो, अखिलेश यादव हो, केसीआर हो, ये सब घबराए हुए हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से। इनको लगता है कि ये जिस तरीके से तेलंगाना जैसे ड्राई स्टेट जो कभी आरएसएस और बीजेपी के लिए रही है, वहां भी अगर उनकी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तब आने वाले जो चुनाव हैं उनकी जो चुनौतियां हैं वो इनके लिए बहुत कठिन साबित हो सकती हैं। इसलिए इनके जो रंग ढंग हैं, इनके जो तौर तरीके हैं, ये घबराहट का ही नतीजा है ना, कि जब प्रधानमंत्री हैदराबाद जाते हैं या तेलंगाना के किसी हिस्से में किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो ये प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं करते और उनकी अगवानी करने के लिए नहीं पहुंचते हैं। इसी तरीके से दिल्ली में जब राष्ट्रीय स्तर के मंचों की बैठक होती है, चाहे योजना आयोग की हो या दूसरे मसले हों, ये नहीं आते हैं। दो ही चेहरे हैं इस समय जो नहीं आ रहे हैं, एक आपका नीतीश कुमार, और दूसरे जो है ये केसीआर। तो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने राज्य का ही नुकसान करते हैं, गलत संदेश भेजते हैं। इस तरीके से ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे, मुझे लगता नहीं है। जी जी। सर क्योंकि पिनराई की बात हुई और ये लोग मंदिर गए थे, तो मैं यहाँ पे एक छोटा-सा वीडियो शेयर करना चाहूँगी कि इतना प्यार है उसके, मतलब आप बात कर रहे हो मंदिर जाने की, तो आप मंदिर ढकोसले के लिए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? ये है उसी वीडियो का, जहाँ कल ये गए हैं ये लोग। इन्होंने टीका लगवाने से मना कर दिया, पिनराई ने, सीधे-सीधे। और यही नहीं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अभी मेरे ख्याल से जनवरी के महीने में इन लोग की कोई मीटिंग हो रही थी, वहां पर इनसे कहा, बस इतना कहा गया कि आप खड़े हो जाइए, आप टीका मत लगवाइए, पूजा में पार्टिसिपेट मत करिए, पर जब सभी खड़े हुए तो आप भी खड़े हो जाइए आरती के टाइम पर। ही रिफ्यूज्ड, ब्लंटली रिफ्यूज्ड। तो ये क्या बोलते हैं, सीजनल जो इन लोगों का मंदिर जाना है, ये हमेशा समझ में आता है। सर यहाँ पे ये क्या थर्ड फ्रंट, ये चारों पार्टीज, क्योंकि अब ये पार्टीज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ये लोग चारों मिलकर, अगर हम बात करें, केसीआर की पार्टी हो गई, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो गई, सीपीआईएम हो गई, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो गई, ये लोग थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस थर्ड फ्रंट में
केजरीवाल ने बहुत ही चालाकी से ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, ऐसा है कि ये कोई पहला अवसर नहीं है जब इस तरह की कवायद ये लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2014 में भी यही हुआ था, 2019 में भी यही हुआ था, 2024 से पहले भी यही हो रहा है। आपको ध्यान होगा जब एचडी कुमारस्वामी 2018 में शपथ ले रहे थे, तो उस समय मेरे विचार से तो कोई ही बचा होगा जो बेंगलुरु में नहीं गया था। सब थे और सब ने ऊपर हाथ करके फोटो खिंचवाए थे, वीडियो बनवाई थी। और इसके 1 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो क्या हुआ? जितने ऊपर हाथ खड़े करके फोटो खिंचवा रहे थे, क्या वो सब मिल कर के एक दूसरे का सम्मान करते हुए सीटें शेयर करने के लिए तैयार हुए थे? क्या अलग-अलग स्टेट में एक दूसरे के साथ गठबंधन में शामिल होने को तैयार हुए थे? नहीं हुए थे। क्योंकि इनको लगता है कि हम, जैसे अभी जयराम रमेश ने बयान दिया, उनसे पूछा गया कि साहब, विपक्षी एकता के लिए क्या कांग्रेस नए सिरे से प्रयासरत है? तो उन्होंने कह दिया सीधे-सीधे, उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के लिए हम केवल 200 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि उनको लगता है कि फिर विपक्ष कहेगा, यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहेंगे कि साहब यहाँ कांग्रेस का क्या किस्सा है? पिछली बार भी आप लोग केवल रायबरेली की सीट जीत पाए थे और अमेठी भी हार गए थे राहुल गांधी। कितना वोट प्रतिशत कांग्रेस को मिला था? तो आप बस ये 2 सीटों पर लड़ लीजिए, बाकी 78 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दीजिए। बिहार में जाएँगे तो बिहार में क्या किस्सा है भई आपका? तो वहाँ आरजेडी कहेगी कि अधिकांश सीटों पर हम लड़ेंगे, ज़्यादा सीटें हम क्यों बर्बाद होने दें आपको सीटें दे कर के। इसी तरह गुजरात में आप जाइए, गुजरात में अरविंद केजरीवाल इनसे कहेंगे कि हू आर यू? तो आप अगर तमिलनाडु में जाएँ, पश्चिम बंगाल में आप जाएँ, कहाँ से विपक्षी एकता हो जाएगी? मैंने अभी पिछले हफ्ते ही एक वीडियो किया था जिसमें 320 लोकसभा क्षेत्रों वाले 8 बड़े स्टेट, वहां कांग्रेस को केवल 9 सीटें मिली हुई हैं 2019 में। 320 में से केवल 9 सीटें। और गलतफहमी कितनी बड़ी है कांग्रेस की। इसी तरीके से अलग-अलग जो राजनीतिक दल हैं, जिनके नाम आपने लिए हैं, वामपंथियों का क्या हाल है? पश्चिम बंगाल में कभी 33-34 साल तक इनका राज था। 23 साल तक तो अकेले ज्योति बाबू ही चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री रहे। आज क्या स्थिति है? विधानसभा में कोई सीट नहीं, लोकसभा में कोई सीट नहीं। त्रिपुरा में इनकी सरकार हुआ करती थी, वहाँ से सूपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अ, अब सत्ता में है, सहयोगियों के साथ है। नीचे केरल में 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े उठा करके देखें, तो जो लेफ्ट फ्रंट है वो लगभग साफ हो गया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। अकेले कांग्रेस ने वहाँ 18 सीटें जीत ली थी। तो जितने भी ये चेहरे, अखिलेश यादव 2014 में केवल 5 सीट, 2019 में फिर वही 5 सीटें रिपीट, वही नहीं मतलब 1-2 सीटें इधर-उधर हुई लेकिन 5 सीटें ही आई। इसी तरीके से अभी उपचुनाव हुए हैं, आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए। रामपुर में जहां आजम खान थे और आजमगढ़ में जहां अखिलेश यादव थे, दोनों सीटें हार गए ये लोग। अब डिंपल जीती हैं तो केवल मुलायम सिंह यादव की सहानुभूति की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। अब लोकसभा में केवल 3 सीटें हैं अखिलेश यादव की पार्टी की। अरविंद केजरीवाल का एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, एक भी नहीं है। एक था 2019 में संगरूर से भगवंत मान, वहां सरकार आ गई तो भगवंत मान को वहां चीफ मिनिस्टर बना दिया। जब उस सीट का उपचुनाव हुआ तो वहां सिमरनजीत सिंह मान जीत गए, जो आतंकवाद का, खालिस्तान का समर्थन करते हैं। तो ये जितने चेहरे वहां इकट्ठा हुए हैं, बस एक दूसरे के कंधे पर सिर रख करके वो रोते हुए ही दिखाई नहीं दिए, वरना हाल तो इनका यही हो रखा है। तो ये क्या मतलब, क्या खा करके नरेंद्र मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का ये 2024 में मुकाबला करेंगे?
चले हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। अरविंद केजरीवाल को भी गलतफहमी है कि दिल्ली के बाद अगर पंजाब में हम जीत गए हैं तो अब तो दावा बनता है 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनने का। 2014 में क्या किया था इन्होंने? खुद वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए थे, कितने वोट मिले थे? और जबकि विपक्ष की तरफ से कोई लड़ नहीं रहा था। इसी तरीके से उस समय 434 सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। 416 की जमानत जब्त हो गई थी। कोई सीख नहीं ली, कोई सबक नहीं ली। देखिए, जब देश का सवाल आता है, जब देश का नेतृत्व, देश का प्रतिनिधित्व करने का प्रश्न आता है, तो इस देश की जनता बहुत कुछ सोचती है। और अतीत में उसने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं जब ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके से सरकारें बनती थी। वो सरकारें किस तरीके से काम करती थी और देश हित में, राष्ट्र हित में जब फैसले लेने होते थे, रक्षा नीति को लेकर के, आर्थिक नीति को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के, तब वो सरकारें या तो अमेरिका का मुंह ताकती थी या चीन नाराज ना हो जाए, ये सोच करके फैसले लेती थी। अब 2014 में भी अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें, 2019 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें। एक ऐसी चुनी हुई मजबूत सरकार देश में काम कर रही है जो बिना किसी तरह के भय के या बिना ये सोचे कि अमेरिका क्या कहेगा, यूरोपियन यूनियन क्या कहेगी या चाइना क्या कहेगा या खाड़ी के देश क्या कहेंगे, वो बहुत मजबूती से हर मोर्चे पर फैसले ले रही है। और देश में भी विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है ना सबको। जो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, वाटरवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम हो रहा है, मेक इन इंडिया पर, आत्मनिर्भरता पर जितना काम हो रहा है, इतना तो कभी नहीं हुआ है। और अगर हम दूसरे फ्रंट पर भी देखें, जिनका मैंने चर्चा किया था शुरू में, केदारपुरी हो, काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर हो, महाकाल का परिसर हो या सोमनाथ का हो या अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उधर मथुरा में चीजें शुरू हो चुकी हैं, तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि ये सरकार न केवल विकास के मोर्चे पर, बल्कि जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है, जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, उनको भी सम्मान दे करके इस देश को वही सम्मान और वैभव और गौरव लौटाने के लिए प्रयासरत है जिसकी यहाँ की बहुसंख्यक आबादी वर्षों से प्रतीक्षारत थी। तो ऐसे में ये सब मिल करके कभी-कभी ओकेशनली इस तरह की सभाएं कर लें, जिनके आपस में विचार भी नहीं मिलते हैं। अब ये मुख्यमंत्री ने ये जो काम किया था कि भाई चलिए मंदिर में मत्था टेक लें, एक मैसेज चला जाएगा, वो तो सारा गुड़ गोबर कर दिया ना पी विजयन ने। एक जरा सी मतलब पोस्चरिंग लेते ही इनकी असलियत निकल करके सामने आ गई। तो वही बात है कि चौबे जी चले छब्बे जी बनने के लिए दूबे जी रह गए। तो उल्टे क्या था? चौबे जी चले छब्बे बने। छब्बे जी बनने के लिए और दूबे जी रह गए। तो वो एक और कहावत है कि गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो भले के लिए आप जो हैं कोई काम करने के लिए जाएं, कोई मैसेज देने के लिए जाएं और उल्टा पड़ जाए, क्योंकि आपकी आस्था नहीं है ना, फिर ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्यों इस तरह का मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हो? तो ऐसा होगा ही इनके साथ, क्योंकि अगर आप पाखंडपूर्ण तरीके से लोगों को भरमाने की कोशिश करेंगे तो आप एक्सपोज होंगे ही। जी सर, यहाँ पर इनकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई है, उसके इमीडिएटली बाद इनकी मीटिंग हुई है। जानबूझकर रखी गई है, कोई संदेश भेजने की कोशिश की है। बिकॉज जितना मैं सीखी हूँ पॉलिटिक्स में, नथिंग इज आउट ऑफ द ब्लू मून या कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है। मतलब बैक इधर बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, इधर इन चारों पांचों का इकट्ठे होना, ये चार पार्टीज जो इकट्ठी हुई हैं अचानक से, ये संदेश क्या देना चाह रहे हैं?
नहीं, संदेश जो देना चाहते थे वो तो ये थे कि भाई चाहे केरल हो, चाहे दिल्ली पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या तेलंगाना हो, इन सब में जो ये ताकतें हैं ये सब इकट्ठा हो रही हैं, एक मंच पर आ रही हैं। तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र है, इसमें सबको इकट्ठे होने का, साथ चलने का, साथ मिलकर के चलने का सबको हक है। पर कुछ सवाल उठते हैं। सवाल ये उठता है कि केसीआर तो पटना भी गए थे नीतीश कुमार के साथ बातचीत करने के लिए, बंद कमरे में काफ़ी समय तक बातचीत हुई थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों के सामने जो ड्रामा हुआ था, नीतीश बार-बार उठ कर के भाग रहे थे, ये ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ कर के उनको बैठा ले रहे थे और बैठा कर के कह रहे थे कि अरे बैठिए तो सही, बात तो करिए, और ये बात करने को तैयार नहीं थे। वो नतीजा क्या था वो तो सामने आ चुका है। केसीआर चाहते थे कि नीतीश बाबू 2024 के लिए केसीआर को एज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट एंडोर्स करें, उनका समर्थन करें। नीतीश उसके लिए तैयार नहीं थे और बाद में आरजेडी ने, लालू यादव ने भी, तेजस्वी ने भी, सब ने मिलकर के ये कहा कि भाई नीतीश बाबू दिल्ली जाएं, ये तो हम चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं ये भी सबको पता है, क्योंकि नीतीश जब तक मुख्यमंत्री के पद पर जमे हुए हैं तब तक तेजस्वी यादव का राज तिलक होगा नहीं। तो इसलिए धकेल करके किसी तरीके से वो इनको दिल्ली भेजना चाहते हैं कि आप दिल्ली की राजनीति करिए, राष्ट्र की राजनीति करिए। आजकल राहुल गांधी से प्रेरित होकर के या प्रशांत किशोर से प्रेरित होकर के वो बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं नीतीश बाबू। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं भारत यात्रा पर निकलूंगा। अरे भाई, अपना घर संभाल लो, क्या हालत होके रखी है। 2019 में जिस नीतीश की पार्टी को बिहार असेंबली में 115 सीटें मिली थी, 2015 के चुनाव में वो घट करके 71 रह गई और 2020 के चुनाव में क्या हुआ? 2020 के चुनाव में वो घट करके 43 सीटें रह गई। तो लगातार आप डिक्लाइन पे जा रहे हो, आपका जो जनाधार है वो पूरी तरीके से खिसक रहा है। आप बिहार में अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के जनाधार को, बेस को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप भारत यात्रा पर निकलेंगे और प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। दूसरे, ममता बनर्जी, ना नीतीश को आमंत्रित किया केसीआर ने, ना ममता बनर्जी को किया। ममता बनर्जी बहुत हद तक, कम से कम एक बिंदु पर केसीआर के की जो आइडियोलॉजी है या केसीआर का जो मन है उसको एक तरीके से एंडोर्स करती हैं, रेखांकित करती हैं। केसीआर नहीं चाहते कि कोई फ्रंट अगर तीसरे मोर्चे का बने, चौथे मोर्चे का बने, तो उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका हो, यानी चुनाव के समय, मतदान के समय कांग्रेस इनके फ्रंट में ना हो। तो ममता बनर्जी भी नहीं चाहती है कि कांग्रेस की कोई भूमिका हो। जब वो मुंबई गई थी तो उन्होंने कह भी दिया था, जब यूपीए के बारे में पूछा, कांग्रेस के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी, कहाँ है यूपीए, ये कह करके सवाल किया था उल्टे मीडिया से। और ये भी कि राहुल गांधी तो आधा समय विदेशों में रहते हैं, आधा समय यहाँ रहते हैं, तो ऐसे नॉन सीरियस नेतृत्व पर भारत की जनता भरोसा क्यों करेगी। और उससे कुछ समय पहले ही ममता बनर्जी का जो पार्टी का मुखपत्र है उसमें एक आर्टिकल भी छपा था जिसमें कहा गया था कि देश की जनता जो है बहुत उम्मीदों के साथ अब ममता बनर्जी की तरफ देख रही है। तो ममता बनर्जी को अलग गलतफहमियां हैं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हूं, इस बार तो और भी अच्छे मतों से मुख्यमंत्री बनी हूं। से अभी यहाँ पे थोड़ा-सा टोकना चाहूँगी। ममता बनर्जी पहली बात ये मुझे ये क्वेश्चन ये कि केसीआर की अगुवाई में मीटिंग हुई थी, तो ममता बनर्जी को नहीं बुलाया, एक पहला पॉइंट ये। और दूसरा, इस वक़्त ममता बनर्जी बहुत टोन डाउन है। ये कहाँ उनको अग्नि कन्या कहा जाता था सर? मतलब एकदम शी वाज़ लाइक अ वाइल्ड पर्सन, एकदम लिटरली वाइल्ड। अब एकदम टोन डाउन हो गई हैं। जी सर। एक्चुअल में क्या है कि जो पार्थ चटर्जी और उनकी गर्लफ्रेंड या कुछ भी कह लीजिए, वो जो कांड हुआ था जब 50 लाख से ज़्यादा का कैश बरामद हो गया था उनके 3 ठिकानों से और बेहिसाब बेनाम संपत्ति बरामद
हुई थी, डिटेक्ट हुई थी ईडी के छापों में। और उसके बाद फिर उनके एक और करीबी थे जो मवेशियों का व्यापार करते थे, अवैध व्यापार करते थे बांग्लादेश के साथ में। तो उनके यहाँ भी छापे पड़े थे और बहुत प्रॉपर्टी का पता लगा था। इसके अलावा ये तो आप जानती ही हैं कि जो उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी और जो अभिषेक की धर्मपत्नी हैं रुजिरा, वो भी इस समय ईडी के रडार पर हैं और कई तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ईडी शिकंजा पूरी तरीके से कसे हुए हैं। ममता बनर्जी को ये समझ में आ गया है कि 2024 में उनके लिए ही नहीं, विपक्ष के बाकी जितने नेता इस समय उछल रहे हैं, इनके लिए भी कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि जितना निरंतरता में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, जनता का जो मूड है, वो ये इंगित कर रहा है कि क्या स्थितियां हैं। तो एक दर्शक ने अभी स्पष्ट किया है कि वो 50-52 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ थे। बिल्कुल सही है। वो करीब करीब 54 करोड़ के आसपास की कैश बरामद हुई थी पार्थ चटर्जी के और उनकी गर्लफ्रेंड के यहाँ से। तो मेरा कहना ये है कि सबको इस बात का एहसास है, सबको ये पता है कि भाई एक्चुअल में वस्तु स्थिति क्या है, ग्राउंड पर लोगों का मूड क्या है। और ये अलग-अलग राज्यों के चुनाव परिणाम भी बता रहे हैं कि ओवरऑल लोग अभी भी किसको पसंद कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में मतलब रत्ती भर भी कमी नहीं है। उन पर किसी तरह के वंशवाद के, परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के या किसी दूसरे तरीके के आरोप हैं नहीं। एक शुचितापूर्ण मतलब उनका जीवन है और वो 24/7 देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित दिखाई दे रहे हैं। कोई जी, दूसरा नेता दिखाई देता है क्या? या जी। दूसरे नेता का कोई इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर किसी तरह का कोई प्रभाव है क्या? या देश की जनता किसी दूसरे नेता पर उस तरीके से भरोसा कर रही है क्या? अगर नहीं कर रही है, अगर उतना प्रभाव लोगों का नहीं है, तो चाहे देखिए ममता बनर्जी हों, शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हों, नीतीश बाबू हों, के चंद्रशेखर राव हों, आप जो चाहे वो प्रयास करते रहिए, लोगों को मैसेज देने की कोशिश करते रहिए, इसका कोई प्रभाव होने वाला है नहीं। जी। क्योंकि अब लोगों सर की प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो रही हैं, उनकी सोच बदल रही है। तो ऐसे में आपको किसी तरह का कोई अ, जनता की तरफ से अ, सकारात्मक संदेश मिलेगा, मुझे नहीं लगता। ये सब अपने-अपने राज्यों में ही अ, अपनी कई तरह की सिमट कर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वहीं अपना जनाधार किसी तरीके से ये काबिज़ रखें, कायम रखें, यही इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला तो छोड़ ही दीजिए। जी। सर ये जो इन्होंने पीएम बनूँगा की बारात सजाई थी, तो इसका मतलब यहाँ से नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, नीतीश कुमार फूफा और ममता बनर्जी बुआ, इनकी विदाई हो चुकी है इसका मतलब, क्योंकि ये 4 पार्टीज़ इकट्ठे आ गई हैं। तो हम इससे कंक्लूजन यही निकालें? देखिए, बड़ा स्पष्ट है। नीतीश कुमार से पिछले दिनों पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि वो ऐसे किसी तीसरे मोर्चे के समर्थक नहीं हैं, जो माइनस कांग्रेस के बनाया जाए। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आप ले लीजिए, वो भी बिना भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के चल नहीं पाई थी। इसके अलावा उन्होंने उदाहरण दिया था एचडी देवगौड़ा का, आई के गुजराल का। वो दोनों भी बनी तो थी, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। और उस समय का घटनाक्रम बहुत लोगों को याद होगा। चचा केसरी यानी सीताराम केसरी ने पहले देवगौड़ा की सरकार गिराई, फिर आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने और फिर आई के गुजराल की भी गिरा दी, क्योंकि उनको भी ये गलतफहमी हो गई थी कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। और इससे पहले भी कांग्रेस के जो इतिहास रहे हैं वो तो बहुत ही अ, अविश्वसनीय रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया और अकेले
प्रधानमंत्री इस देश के रहे कि जो एज प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाए। जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन होने वाला था उसी दिन इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। तो वो पार्लियामेंट जाने के बजाय सीधे प्रेसिडेंट के पास गए और अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो कांग्रेस किसी भी विपक्षी दल या किसी गठबंधन की सरकार को क्यों पनपने देगी या टिकने देगी, लेकिन नीतीश बाबू कहते हैं कि माइनस कांग्रेस कोई मोर्चा उन्हें स्वीकार नहीं है, इसलिए केसीआर से उनकी बात बिगड़ी। ममता बनर्जी से भी इसीलिए नहीं बन रही है, ममता बनर्जी कांग्रेस को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, नीतीश बाबू उनके साथ भी जाने को तैयार नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र वाले दोनों, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उनकी मजबूरी है क्योंकि एमवीए में वो अभी भी घटक दल में है, तो वो इसलिए चुप करके बैठे हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ किसी भी मोर्चे की रैली में, सभा में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों दिखें। तो बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु हैं विपक्ष के अभी, और ये जो इनकी आपसी लड़ाइयां हैं, ये जो अंतर विरोध हैं कि हमें इसके साथ जाना है, दूसरा कहता है कि नहीं जाना है, फिर चलो ये सारे इकट्ठे हो भी जाए तो क्या अलग अलग प्रदेशों में जो ये एक शिगुफा छोड़ते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ ज्वाइंट कैंडिडेट खड़ा किया जाए विपक्ष का, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। ये एक ही बार संभव हुआ, वो था 1977 का इलेक्शन, पर उसके बाद कभी हो नहीं पाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कोशिश की थी, कहीं वो कारगर हो पाई थी, कहीं नहीं हो पाई थी। उसके बाद तो ये कभी हुआ नहीं है और ना होगा, क्योंकि जयराम रमेश पहले ही कह चुके हैं कि विपक्षी एकता के नाम पर हम केवल 543 में से 200 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब ठीक है, करिए, अलग अलग जो भी नाटक मतलब नौटंकी ये चल रहा है। फोटो सेशन मान सकते हैं, क्योंकि ये शायद इन लोगों को भी पता ही होगा, क्योंकि आप और मुझे पता है सर, तो इन लोगों को तो अंदर पता ही होगा कि दिस इज जस्ट अ फोटो सेशन ऑपरेशन, और कुछ है नहीं अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए ये एक्सपोज हो जाते हैं जब किसी भी तरह का ये ऐसा पाखंड करते हैं जो इनके भीतर का जो अंतर्मन है वो कुछ कह रहा होता है, प्रदर्शन कुछ और कर रहे होते हैं। बड़ी आसानी से ये लोग एक्सपोज होते हैं। जी जी सर, इसमें मुझे सबसे स्ट्रेंज लगा है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को लेके आए हैं। कि मतलब ये क्या अपना नंबर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ और भी कहने की कोशिश कर रहे थे? भगवंत मान के हवाई जहाज में इनको यात्रा करनी होगी हैदराबाद की, क्योंकि पंजाब सरकार के पास हवाई जहाज है। तो वहाँ गुजरात में भी बार बार भगवंत मान के साथ इसलिए जाते थे, वरना भगवंत मान का गुजरात में क्या किस्सा है? या जो वो लैंग्वेज बोलते हैं पंजाबी, तो गुजराती उनकी पंजाबी लैंग्वेज समझते हैं क्या? बस पंजाब सरकार का टेक्निकली इनको हवाई जहाज चाहिए ताकि उसमें वहाँ का मुख्यमंत्री भी बैठा हो, कोई ऑब्जेक्शन ना कर दे कि अरविंद केजरीवाल अकेले पंजाब गवर्नमेंट का विमान कैसे यूज कर रहे हैं। वरना ना गुजरात में उनका कोई मतलब था और ना हैदराबाद, इसमें खम्मम की रैली में भगवंत मान का कोई किस्सा था। तो अरविंद केजरीवाल यूज कर रहे हैं ठीक तरीके से पंजाब गवर्नमेंट के संसाधनों को, दूसरे तरीके से बचते बचाते हुए, लेकिन एक्सपोज तो हो ही जाते हैं फिर भी। जी सर, ये पूरे चीज में ये जो पूरा फियास्को चल रहा है, इसमें एक तरफ अब जो एक कंक्लूडिंग नोट पे में निकाल कर आते हैं, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को डंप हो चुके हैं ऑलरेडी। ममता बनर्जी ऑलरेडी ठंडी हो चुकी हैं, विष कन्या से या अग्नि कन्या से, जो भी आप उन्हें बोलिए। अब दो कैंडिडेट्स हैं जो सबसे ज्यादा उछल रहे हैं, या तो अखिलेश सॉरी या तो ये केजरीवाल हैं या फिर केसीआर है। अरविंद केजरीवाल को समय समय पर कुछ कुछ गलत फहमियाँ होती रहती हैं, उन गलत फहमियों का निवारण भी जनता करती रही है। और ठीक है, राज्यों में तो आप फ्री फ्री का नारा दे करके कुछ कुछ कामयाब हो सकते हैं, कुछ लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक राष्ट्र का प्रश्न है, जहाँ तक प्रधानमंत्री पद का प्रश्न है, या राष्ट्र को कौन नेतृत्व दे, जब इसकी बात आती है, तो अभी दिल्ली बहुत दूर है इन लोगों के लिए।
वो चाहे केसीआर केसीआर की हैसियत क्या है, पॉलिटिकली हैसियत क्या है, तेलंगाना के बाहर भी कहाँ है वो। केवल अपनी पार्टी का नाम आप तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदल करके भारत राष्ट्र समिति कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब पूरे देश के नेता हो गए हैं। अरे भाई, तेलंगाना में भी 17 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में उनमें से केवल 9 सीटें आप जीत पाए थे। आपकी बेटी भी हार गई थी, 71,000 वोटों से हारी थी। तो पहले आप अपना घर तो मजबूत कर लो, तेलंगाना तो मजबूत कर लो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में ऑलमोस्ट सभी सीटें जीतती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीटें जीत जाती है। ऐसा प्रदर्शन केवल तेलंगाना में ही करके दिखा दीजिए, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के बारे में सोचिए। जी। जी। और सर, केसीआर की बेटी लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल के साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ गठजोड़ लंबा और आगे जाने वाला है। कुछ फीलिंग वैसी आ रही है। देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मनीष सिसोदिया को भी तो सीबीआई ने एक्यूज नंबर 1 बनाया था, जो एफआईआर थी, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल की गई तो उसमें मनीष का नाम अभी नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल पर्सन होते हैं, जो पर्सनालिटीज होती हैं, ये आजकल के जो लोग हैं, वो तो छोड़ दीजिए। 91 में जो किस्सा हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कि उन्होंने रिश्वत का पैसा लिया और अपने अकाउंट में ही जमा करा दिया, तो मारे गए, पकड़े गए। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत अलग अलग तौर तरीके इन लोगों ने अपना लिए हैं। सब अतीत की घटनाओं से सबक लेकर के होशियार हो गए हैं। तो उनको ट्रेल करने के लिए, उनको उनका मिलान करने के लिए और एक्चुअल में जो खेल हुआ है उसको पकड़ने के लिए समय लगेगा। तो इसी तरीके से मनीष सिसोदिया पर भी अभी पहली चार्जशीट में कोई आरोप नहीं लगाया गया है, इसीलिए ये लोग उछल रहे हैं। लेकिन अभी सीबीआई ने वो जांच बंद तो नहीं की है, बंद करने का ऐलान तो नहीं किया है, क्लीन चिट तो नहीं दी है। तो इसलिए चाहे के कविता हो या मनीष सिसोदिया हो, ये नहीं कह सकते कि हम पाक साफ हैं या हमें क्लीन चिट मिल गई है या आरोप मुक्त कर दिए गए हैं। अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है। जी। सर, मैं बस एक एक क्वेश्चन ले लूंगी, उसके साथ हम वाइंड अप करेंगे। क्या प्रशांत किशोर इन लोगों के साथ, मतलब प्रशांत किशोर का क्या रोल रहेगा? क्या वो इन जो 4 पार्टीज इकट्ठी हुई हैं इनके साथ हाथ मिलाएंगे, या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, या ये जो पार्टीज इकट्ठी हुई इनके पीछे जो ब्रेन चाइल्ड है जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जाने जाते हैं पीछे से भी काफी कुछ काम करने के लिए। उनका बोलते हैं ना, इज लाइक एन आइसबर्ग, सिर्फ 1/10 दिखाई देता, 9/10 पानी के नीचे। जी सर। प्रशांत किशोर एक्चुअल में अब दूसरे रास्ते पर निकल गए हैं। वो उन्होंने कोशिश की थी कांग्रेस में अहमद पटेल की जगह लेने की, लेकिन 10 जनपद भी उसके लिए तैयार नहीं था उनको वो भूमिका देने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस के दूसरे और नेता हैं, जिनको आप इनकी कोटरी कह सकते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा की, वो भी सतर्क हो गए कि अचानक ये आदमी अगर आकर के पावरफुल बन गया और 10 जनपद परिवार का नया सलाहकार बन गया, तो फिर हमारी दुकान का क्या होगा जो चल रही है बरसों से। इसलिए सबने विरोध कर दिया और प्रशांत किशोर भी समझ गए, उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। और उन्होंने उसी समय कुछ इंटरव्यूज आए थे तो कह भी दिया था कि या तो मैं कांग्रेस में एक भूमिका तलाश करूंगा, और अगर ये संभव नहीं हुआ तो उसके बाद फिर मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। तो वो पार्टी बनाने की दिशा में बढ़ गए हैं और वो लगातार बिहार के दौरे पर हैं, लोगों के पल्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कुछ मुद्दे उनकी समझ में आए भी हैं और वो लगातार सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नीतीश को भी, आरजेडी को भी, तेजस्वी वगैरह को भी, सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब भविष्य में जाकर के वो क्या करेंगे, बस सबकी निगाहें इस पर हैं। लेकिन 2024 में वो किसी के सलाहकार बन करके सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2014 से पहले उनकी कोई सलाह ली हो तो ली हो, उसके बाद तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है नहीं। कांग्रेस को अब उनकी जरूरत नहीं है और नीतीश के साथ या आरजेडी के साथ वो जाएंगे क्यों? के चंद्रशेखर राव से उनका राब्ता है,
और वो उनकी दोस्ती काफ़ी समय पहले से है। ममता बनर्जी के वो सलाहकार रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले। बाकी नेताओं के साथ उनका क्या रिश्ता है, शरद पवार के बुलावे पर भी वो 1-2 बार गए हैं। पर अभी जो उनका नया स्टैंड है, वो तो ये शो करता है कि वो 2024 में किसी गठबंधन के लिए, किसी पार्टी के लिए काम करेंगे या अपना ब्रेन लगाएँगे, ऐसा लगता नहीं है। उनका जो अपना संगठन है, जो भी काम करता है, वो ज़रूर सक्रिय है। तो वो मतलब पर्दे के पीछे रह कर के कोई भूमिका निभाएँ तो निभाएँ उसके ज़रिए। बाकी सीधे तौर पर वो अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करके और बिहार में अपनी संभावनाएँ तलाशने की दिशा में बढ़ गए हैं। जी, बिल्कुल सर। सर व्हाट अबाउट शिवसेना? क्योंकि शिवसेना भी बीजेपी से खार खाई हुई है और शरद पवार भी। ये लोग क्या वहीं बैठे रहेंगे या इन लोगों के साथ हाथ मिलाएँगे? नहीं देखिए, शरद पवार तो महाराष्ट्र में इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, 5 दशक का उनका राजनीतिक अनुभव है। मराठी मीडिया उन पर फ़िदा है, तो होता रहे। लेकिन शरद पवार को शेष भारत में तो कोई गंभीरता से लेता नहीं है। और महाराष्ट्र में भी कुछ पॉकेट्स में और कुछ मतदाताओं में उनकी पैठ है। उसी के बल पर वो कुछ-कुछ सीटें विधानसभा में ले आते हैं और लोकसभा में ले आते हैं। बाकी शरद पवार तो पूरे महाराष्ट्र के नेता भी नहीं हैं। जिस तरीके से बाल ठाकरे पूरे महाराष्ट्र के नेता कभी नहीं रहे और बाल ठाकरे की शिवसेना जो अखंड शिवसेना थी तब उनके नेतृत्व में, अब तो टूट गई है, 2 पार्ट में हो गई है। तब भी अकेले दम पर कभी उनको बहुमत मिला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही वो चीफ मिनिस्टर बना पाते थे। तो ये दोनों शिवसेना भी और एनसीपी भी, इनकी कोई राष्ट्रीय राजनीति में एज़ सच बड़ी भूमिका 2024 में होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है और मैं मानता भी नहीं हूँ। क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तो टूट-फूट करके 2 भागों में वो अब बँट चुकी है। उनके नेतृत्व वाली जो शिवसेना है, वो तो उसके तो अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े हो गए हैं। इसी तरीके से मातोश्री का जो एक रुतबा हुआ करता था, तो वो खत्म हो चुका है करीब-करीब। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने ये फैसला कर लिया था जब अक्टूबर-नवंबर 2019 में रिजल्ट आने के बाद उद्धव ठाकरे ने दगाबाजी की थी भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की जनता के जनादेश के साथ। तो तभी इन लोगों ने फैसला कर लिया था कि जब भी अवसर आएगा इसको सबक सिखाना है ठीक तरीके से। और वो सिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनको। तो वो ना घर के हैं ना घाट के हैं। ये नौबत आ गई है अब शिवसेना की। और शरद पवार और उनका कुनबा तो कई तरह की जाँच का सामना कर रहा है, तो इसलिए शरद पवार ओकेशनली कोई बयान दे दे तो दे दे, पर और वैसे भी अब वो 80 प्लस के हैं, उनका स्वास्थ्य भी कोई उतना साथ नहीं देता उनका कि वो ज़्यादा सक्रिय हों और घर के झगड़ों में भी फँसे हुए हैं। सुप्रिया सुले को आगे करना चाहते हैं, अजित पवार ये करने नहीं दे रहे हैं। तो कई तरह के अंतर्विरोध हैं उनकी पार्टी के भीतर भी। जी। जी। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। बहुत लंबे टाइम बाद बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग मैं आपको एक्चुअली मिस कर रही थी। हमारा कई बार टाइम मैच नहीं हुआ, मेरा और सर का ऐसा होता रहा पिछले कई बार महीनों में। बट जी, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। जाने से जी, पहले जी। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और ओमकार सर का तो आप मेरे ख्याल से मेरे सभी व्यूअर्स सर को जानते हैं, ओसीएन नेटवर्क। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एक बार सर फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए। इसी के बहुत साथ धन्यवाद गायत्री जी आपको और सभी दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद जो जुड़े इस शो में। थैंक यू सो थैंक मच। यू। नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।